जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी। तो ये किसके किसके बीच में लड़ाई चल रहा है कंटिन्यूअसली? इजराइल एंड हमास। हमास टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है, लेकिन फलस्तीन के लिए ये एक पॉलिटिकल बॉडी है। ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर होंगी, काफ़ी न्यूज में रह रहा है। फलस्तीन का जो इशू है कि हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, इजराइल उसको देना नहीं चाहता, इसीलिए काफ़ी इस पे मतभेद है और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। इजराइल इसीलिए डोमिनेट कर रहा है क्योंकि यूएस का है वहां पे सपोर्ट, तो ये मेन रीजन है। तो ये जो ब्रोकर्ड हुआ है ये यूएई क्या मध्यस्थता से हुआ है और दोहा में हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में है। सेकेंड न्यूज है कि इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट डिप बाय द 1% इन द दिसंबर। तो एक्सपोर्ट क्या है, व्हाट इज द एक्सपोर्ट? यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपोर्ट की बात हो रही है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट करता है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि करेंसी की क्या वैल्यू होती है, अगर करेंसी की वैल्यू कम हो जाए ज्यादा हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आता है। करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। करेंसी अगर हमारी रुपीज का जो वैल्यू है, जैसे अगर 100 रुपए दे के हम $1 खरीदते हैं और 50 रुपए दे के $1 खरीदते हैं, अगर 50 रुपए देकर $1 खरीद रहे हैं, 50 से बढ़ के 100 रुपए अगर हो गया तो ट्रेड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, खासकर एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट पे निगेटिव इंपैक्ट आएगा। ठीक है, कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। आप बताइए कैसे? जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, वैल्यू डिग्रेड करती है, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? कल यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दो चीजें होती हैं, कोई देश यही करता है, एक करेगा एक्सपोर्ट और एक करेगा इंपोर्ट। ये दो चीजें होती हैं किसी देश के बारे से, विदेश से। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, तो ट्रेड सरप्लस होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा है, बेच हम ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। मानिए बेचा हमने 1,000 का और खरीदा हमने 800 का, तो 200 रुपए हमारे पास ज्यादा आएगा ना। अब कल डिस्कशन ये चल रहा था कि वैल्यू कम हो रही है, जैसे $1 ₹50 का है। ठीक है, डॉलर का क्या साइन होता है, ये होता है। ठीक है, $1 ₹50 का है, रुपीज की वैल्यू कम हो गई। भाई एनीवे यहाँ पे इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, या सिविल वार हो गया, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, जैसे श्रीलंका में हो गया था, अभी पाकिस्तान में हो गया था, तो उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई थी। तो मानिए ये कम होके 100 रुपए देने पे आपको $1 देंगे, ऐसा कंडीशन आ गया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। जब आप 100 रुपए दे रहे हैं तो $1 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तभी आपका करेंसी की वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन इसका कभी कभी पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ेगा कि मानिए विदेश से कोई खरीदार है, मानिए यूएस का है, वो पहले इटली से खरीदता था। इटली से मानिए ये टेबल है, वो 500 रुपए का खरीदता था। ठीक है, अब एकाएक इंडिया की वैल्यू कम हो गई, तो ऐसे में क्या होता था, मानिए वो $100 लेके आता था और उसको कितना रुपए मिलेगा? कोई भी विदेश से डॉलर लेके आएगा, आरबीआई से एक्सचेंज करेगा, डॉलर देगा, पैसे लेगा, फिर इंडियन मार्केट में खरीदेगा, फिर लेके अपने देश जाएगा, यही प्रोसेस है। $100 लेके आया तो पहले जब 50 थी तो उसको कितना मिलेगा उसके हैंड में? 5,000। 500 का एक टेबल है तो उसको कितने टेबल मिलेंगे? 10। अब वैल्यू रुपीज की कम हो गई, 100 रुपए हो गई, तो वो आया तो $100 देगा, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 मिलेगा। और उसको अगर 500 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 20 टेबल मिलेगा। तो अब उसको टेबल ज्यादा मिल रहा है ना, तो कहाँ से खरीदेगा? इटली की जगह पे इंडिया से खरीदेगा, क्योंकि इंडिया में, इटली में उसे सिर्फ मानिए 15 टेबल मिल रहे थे, अब उसे इंडिया में काउंट करेगा तो इंडिया में वो 20 टेबल खरीद के ले जाएगा, तो एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाती है। तो करेंसी की वैल्यू कम होना हमेशा देश के लिए खराब नहीं होता है, कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा देता है। चाइना जानबूझ के अपनी वैल्यू को डिप्रिसिएट करता है,
उनका जो युआन है उसको क्या बोलते हैं, रेनमेनबी भी बोलते हैं ना, दो नाम है। चाइना की करेंसी का दो नाम है, किसी को पता है? एक तो युआन है जो फेमस है, एक रेनमेनबी बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत टेढ़ा नाम है, वो चाइनीज नाम है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है। तो वहां पे वो जानबूझ के डिप्रिसिएट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। इंडिया के लिए हमेशा सही नहीं है। इंडिया के लिए क्यों सही नहीं है? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। इंपोर्ट क्यों ज्यादा करेगा? क्योंकि हमें क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है, गोल्ड खरीदना पड़ता है, और सबको गोल्ड का शौक होता है इंडिया में। इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे कल्चरल वैल्यू है गोल्ड का, कि हर आपके शादी में हो गया, हर जगह वो लगता है। पूजा वूजा में भी लोग गोल्ड वोल्ड को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो कल्चरल वैल्यू होने के कारण, और गोल्ड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है, जो माइन है गोल्ड के वो यहाँ पे नहीं है। मैक्सिमम आपके अफ्रीका से आते हैं या ऑस्ट्रेलिया से आएगा, इंडिया में बहुत कम है। तो इसीलिए हमारा जो ओवरऑल है घाटा लगेगा। तो क्लियर हो रही है ये चीजें जो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? आप बताइए। हाँ, क्या मैं समझाना चाहता हूँ, करेंसी की वैल्यू से कैसे रिलेट कर रहा हूँ? अभी जो बताया वही बता दीजिए। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट अगर किसी देश का ज्यादा है तो उसको घाटा है, यही बताया ना। कुछ कुछ देश है जो जानबूझ के भी अपनी करेंसी की वैल्यू कम करते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। चाइना, क्योंकि चाइना को पता है कि उसके पास इंपोर्ट बहुत कम है, वो केवल एक्सपोर्ट करता है। तो जितना एक्सपोर्ट हो, करेंसी की वैल्यू से क्या लेना है? करेंसी की वैल्यू तब लेना है जब आपको बाहर भी देना पड़े, तभी लेना है ना। इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदना है तो उस कंडीशन में हमें देना पड़ेगा, तो ऐसे में हमें घाटा ज्यादा लगेगा। लेकिन मानिए हमें केवल एक्सपोर्ट ही करना होता, पैसे तो आरबीआई छापती है, जितना मन करे उतना छाप दे। लेकिन ये है कि हम इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर जल्दी लोग देंगे नहीं, तो एक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी अगर आप बिना कुछ ट्रेड किए ज्यादा करेंसी छापते हैं तो। ठीक है ना? क्लियर हो रही है ये चीजें? तो थोड़ा सा ये चीजें कॉन्सेप्चुअल है तो इसको समझिएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि बीएसएफ एंड बीजीबी ऑफिशियल होल्ड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीट टू द स्ट्रेंथन टाइज। तो बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया का, और ये जो पाकिस्तान बॉर्डर है और जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पे ये लोग पीस टाइम में गार्डिंग करते हैं। ठीक है, आर्मी लड़ती है जब लड़ाई होती है, लेकिन पीस टाइम में जो जिम्मेदारी दिया गया है वो बीएसएफ को दिया गया है। बीएसएफ पैरामिलिट्री है, आर्मी नहीं है। मिलिट्री केवल लड़ाई के टाइम पे जाते हैं, जब युद्ध होगा तब। पीस टाइम पे हमारा जो पैरामिलिट्री है वो वहां पे गश्त करता है, जो भी गार्डिंग है वो करते हैं। अभी बांग्लादेश के साथ रिलेशन काफी अच्छा था, लेकिन जब से शेख हसीना का आउस्टर हुआ है, उनके खिलाफ काफी अभी सिविल मूवमेंट हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस कंडीशन में थोड़े से इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो खराब हो गए। क्योंकि शेख हसीना है वो हमेशा इंडिया की प्रो रही हैं। प्रो का मतलब इंडिया के सपोर्ट में रही हैं। जो दूसरी पार्टी है वो एंटी इंडिया है, खासकर वो प्रो चाइना है। जो दूसरी पार्टी है बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसकी जो हेड है खलीदा जिया है। ठीक है, तो खलीदा जिया को अभी पहले इन्होंने, जब शेख हसीना थी तो जेल में बंद करके रखा था, अब ये भाग के इंडिया आ गई तो अब उनको छोड़ दिया। आज के न्यूज में भी है कि खलीदा जिया के खिलाफ जितने भी केस थे उसको हटा दिया, बरी कर दिया। तो अभी क्या है, एंटी इंडिया टिंज आ गया बांग्लादेश में। सेम कंट्रीज, सत्ता बदला तो रिलेशन देश के साथ बदल गए। तो बॉर्डर पे भी टेंशन है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बना दें, भले कोई भी पार्टी आए, लेकिन ये रहे कि जो वहां पे तस्करी होता है बॉर्डर पे या इनफिल्ट्रेशन होता है वो हम रोक सके। तो इसीलिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑर्डर्स पुलिस कवर टू द टोरीज विसल ब्लोअर। तो यहाँ पे ये जीएस पेपर 2 में काम आ सकता है कि विसल ब्लोअर कौन होते हैं, हु आर द विसल ब्लोअर्स। एक स्कैम हुआ है, स्कैम में होता है कि कभी कभी मानिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहां बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है, तो कोई मानिए उसी का इंटरनल ऑफिसर है,
वो बाहरी नहीं है, उसी में कुछ ऑफिस में काम कर रहा है, वो आके चुपके से या तो बड़े जगह पे पॉलिटिकल जो हेड है उनको बता दे, या तो न्यूज़पेपर को जाके चुपके से अपना इंटरव्यू दे दे कि इस तरीके से ये हो रहा है, तो उसको विसल ब्लोअर कहते हैं, कि वो सीटी बजाता है कि कुछ गलत हो रहा है, वही होता है ना विसल ब्लोअर। गवर्नेंस में ये देखा जाता है कि विसल ब्लोअर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं पे भी करप्शन हो रहा होता है तो सही इंफॉर्मेशन हमेशा विसल ब्लोअर के द्वारा आता है। जो अंदर का आदमी है वो बेटर जानता है कि किस तरीके से करप्शन चल रहा है। मानिए पेट्रोल में कोई घपलेबाजी चल रहा है, कोई है कि वो लोग अपना यूनिट बढ़ा देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तो बाहरी आदमी को नहीं पता चलेगा कि वो कब आपका जो पेट्रोल का है यूनिट कम कर देते हैं। हो सकता है ना आप उन्होंने मशीन डाला, चलाया ही नहीं 2 सेकंड तक या 10 सेकंड तक, उसी में उन्होंने आधा लीटर या 750 ml आपका चोरी कर लिया हो, होता है ना। तो वो कौन बताएगा किस तरीके से ये सब हो रहा है? जो इंटरनली कोई पेट्रोल पंप वाला ही बताएगा किस तरीके से हम करते हैं, तो वो विसल ब्लोअर होगा। और विसल ब्लोअर को बहुत खतरा होता है। अब कोई अंदर का जाके बता देगा तो पूरे पेट्रोल पंप वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे ना। या मानिए कहीं राशन कहीं बंटता हो, तो राशन वाले किस तरीके से घपलेबाजी करते हैं कि ओरिजिनल जो गवर्नमेंट भेजती है उसको बेच देते हैं, लो क्वालिटी का खरीद के उसको देते हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो वो जो बेच रहा होगा ये सब चीजें तभी तो क्लियर कट में बताएगा, असली इंफॉर्मेशन वहीं से आता है। उसी में से अगर कोई आके बता दे तो उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। अब विसल ब्लोअर को बड़ा वो होता है कि मतलब एक तो आपका डिपार्टमेंट खुद ही पीछे पड़ जाएगा, दूसरी आपके जॉब का रिस्क होता है, आपका जॉब भी तो खतरे में है, और आप पे वो खुद कई करप्शन का केस लगा देंगे। जो ज्यादा ईमानदार होने की कोशिश करता है आप देखिएगा, जो आईएएस ऑफिसर ज्यादा कुछ करेगा उस पर 4 केसेज और लगा दिया जाता है, उस पर करप्शन के सबसे ज्यादा केस होते हैं। तो विसल ब्लोअर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो हमेशा ये बात हो रही है कि देयर शुड बी ये विसल ब्लोअर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, कि अगर कोई विसल ब्लो कर रहा है तो उसके आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अगर उसको कहां से सुरक्षा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज को हमेशा हम देखेंगे गवर्नेंस में पढ़ते हैं। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज इज द सुप्रीम कोर्ट स्टे बाय इलेक्शन रिजल्ट फॉर द एक्सपेल्ड बिहार एमएलसी सीट। व्हाट इज द एमएलसी? लेजिस्लेचर होता है जहां पे हम लॉ बनाते हैं। नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर क्या है आप बता दीजिए। नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर के कौन कौन से पार्ट हैं? लेजिस्लेचर जहां लॉ बनता है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। आप बताइए 3 कौन कौन से? हाँ, एक राज्यसभा, हाउस 2 होता है, और प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट होता है। गुड, ठीक है। स्टेट पे कौन क्या होता है? स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद, और गवर्नर भी पार्ट हो जाएगा क्योंकि साइन वही करेगा लास्ट में। तो इसीलिए हम कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई लॉ नहीं बनता है, तो मानते हैं कि लेजिस्लेशन का पार्ट प्रेसिडेंट है और स्टेट लेवल पे गवर्नर है। तो जो विधानसभा और विधान परिषद की आप बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 चीजें हो गई। तो लेजिस्लेचर काउंसिल और लेजिस्लेचर असेंबली स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट के पास होता है। आप बताइए, स्टेट लेवल के पास हर एक स्टेट में 2 हाउस होता है। आप कह रहे होना चाहिए, ठीक है। आप बताइए। हाँ, गेस कीजिए। जैसे इन्होंने कहा होना चाहिए, इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, होना चाहिए, तो आप भी गेस कर लीजिए। नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेट पे नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे अब राज्यसभा लोकसभा है तो ऐसे तो स्टेट पे भी तो होना चाहिए। आप बताइए विनय। होना चाहिए हर एक स्टेट में, है हर एक स्टेट में। हम्म, है। अच्छा आप बताइए। कुछ राज्य में है, कुछ राज्य में नहीं है। हम्म, कितने राज्य में है, कितने राज्य में नहीं है? अच्छा, ये तब से बोल रही है नहीं नहीं। आप बताइए कितने राज्य में है, कितने राज्य में नहीं है? ये कुछ ही राज्य में है, सिर्फ 6 स्टेट्स में है। इसलिए इस 6 स्टेट में दोनों है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सब में है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे
जो लोकसभा है वो सब में है, क्योंकि इलेक्शन असली वहीं पे होता है। राज्यसभा का इलेक्शन आपने दिया है कभी, पार्टिसिपेट किया है? नहीं दिया किया है आपने दिया है राज्यसभा का कभी? नहीं दिया, क्यों नहीं दिया है? हाँ, प्रेसिडेंट के लिए कभी आपने वोट दिया है? नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है? हाँ, अभी वोटर आईडी नहीं, आपने क्यों नहीं दिया है? वही तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो वही तो आप कह रहे हैं ना कि दिया। उसका उसका इलेक्शन हम दे ही नहीं सकते हैं, वो तो आप एमपी देते हैं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए दे ही नहीं सकते। ऐसे ही राज्यसभा का इलेक्शन हम नहीं दे सकते, केवल हम लोकसभा का देते हैं। राज्यसभा का भी स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोग देते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी नहीं होती है। तो राज्यसभा का इलेक्शन में हम वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम वोटर है ही नहीं, लोकसभा का है। तो जो असली हाउस होता है वो लोकसभा होता है, उसके पास ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा देखिएगा मैक्सिमम लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही थे, लेकिन आप देखिएगा मैक्सिमम जो वोटर होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो लोकसभा से होते हैं, क्योंकि लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और डायरेक्ट इलेक्शन में ही हमारे पास पावर होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिनको इनको निकाला गया है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इनको निकाला गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे। जैसे इसकी कहानी ये है कि बिहार के एक एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो आरजेडी में थे, लालू प्रसाद वाली जो पार्टी है, उनके बेटे अभी तेजस्वी प्रताप चला रहे हैं। तो उनकी पार्टी में ये एमएलसी हैं, कुछ अपने ही पार्टी को क्रिटिसाइज किया था, तो इसीलिए इनकी पार्टी ने इनको निकाल दिया। तो निकालने पे क्या होता है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा ऐसे। तो फिर इन्होंने कोर्ट में गए, इन्होंने कोर्ट में जाके बोला, सुप्रीम कोर्ट में, कि देखिए एमएलसी है वो क्रिटिसाइज तो कर सकता है, अपने भी पार्टी का तो कर सकता है अगर कुछ गलत हो रहा हो। अगर आप हर बात पे निकालना शुरू कर देंगे अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो भी हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मेंबर है। जैसे मानिए कुछ मोदी जी गलत कर रहे हैं, बीजेपी का कोई एमपी है क्रिटिसाइज कर दिया, तो ऐसा थोड़ी आप निकाल देंगे, उसका भी तो अधिकार है ना क्रिटिसिज्म का, उसका भी तो अधिकार है बोलने का। तो यही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहें कि अरे हमें बोलने का अधिकार है, मैं भी क्रिटिसाइज कर सकता हूं, ऐसा थोड़ी कि एंटी पार्टी हूं, ठीक है। तो उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टे कर दिया है कि एक्सपेल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बहुत ही क्रिटिकल केस ना हो, जैसे मानिए आरजेडी की गवर्नमेंट होता, आरजेडी का गवर्नमेंट होता और उनको वोटिंग हो रही होती मेजोरिटी में आने के लिए, उस समय अगर वोट नहीं करते तो वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तब उनको एक्सपेल किया जा सकता था। या बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई लॉ बन रहा होता है, या मानिए उनका मनी बिल पास हो रहा होता है या बजट पास हो रहा होता, उस समय अगर वो अगेंस्ट में वोट करते तो गवर्नमेंट गिराने के लिए कर रहे होते अपने ही गवर्नमेंट को, तो वहां पे एक्सपल्सन सही था। लेकिन यहाँ पे है कि अगर कोई पार्टी के किसी लीडर के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म कर रहा है, लालू यादव हो या तेजस्वी प्रताप हो, तो क्रिटिसिज्म तो इतना तो राइट होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि एमएलसी है क्या, मेन हमारा टॉपिक तो एमएलसी होना चाहिए ना, कि एमएलसी है क्या। एमएलसी सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है। जैसे स्टेट लेवल पे जो दो हाउस होता है, एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक होता है लेजिस्लेटिव, एक असेंबली हो गया, और एक लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। दो चीजें हो गई। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पे हम इलेक्शन डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। यहां पे हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं देते हैं। यहां पे क्या होता है, गवर्नर के पास कुछ अपॉइंटिंग पावर होता है, कुछ जो एमएलए होते हैं वो लोग देते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वो लोग देते हैं, और कुछ जो होता है वो ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं किसी प्रोफेशनल कॉलेज में, तो उसके उनको बनाया जाता है एज ए वोटर। आम जनता नहीं बनती है। क्लियर हो रही है? वो जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ेंगे तो डिटेल में वो पढ़ेंगे कि कितना परसेंट किसको है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हमारा नहीं है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेन बॉडी जो है यही है, और मैक्सिमम स्टेट में ये होती है, ये सिर्फ 6 स्टेट में है।
इसको बड़ा डिबेट चलता है कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। डिबेट ये चलता है कि असली तो काम ये करता है, इसका तो है कि पॉलिटिकल जो लीडर हैं कभी जीत नहीं पाए तो उनको कहीं बैठाना है, तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेके जाते हैं बाय द गवर्नर नॉमिनेशन और द बाय द जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके थ्रू। और इसमें खर्चा भी होता है, एक पूरे हाउस को है तो उसको सैलरी दीजिए, उसके लिए अलग से पूरा बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, उनके सपोर्ट स्टाफ दीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो मैक्सिमम जगहों पे इसका विरोध चलता है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका सपोर्ट इसलिए भी होता है कि मानिए जो लोग लीड पॉलिटिशियन टाइप के नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, मानिए कोई बढ़िया टीचर है या बढ़िया कोई एक्सपर्ट है, इंजीनियर है किसी भी एरिया में, तो वो अगर जाना चाहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको किसके थ्रू ले जाए? उसको हम काउंसिल के थ्रू ही ले जाएंगे, ताकि वो भी डिबेट में पार्टिसिपेट करे, वो भी अच्छे अच्छे बातें बताए, तो हमारी पॉलिसी अच्छी फॉर्म हो। यही है लॉजिक देने का। क्लियर हो रहा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, लॉ बनता है। मानिए हर पॉलिटिशियन के पास तो इतना ज्ञान होता नहीं है, पॉलिटिशियन तो कोई भी बन सकता है, लेकिन कोई एक्सपर्ट जाना चाहता है, लेकिन वो लोगों को वोट नहीं पा पाता है, हार जाता है, तो ऐसे आदमी को अगर भेजना हो तो ऐसा बॉडी होना चाहिए ना जहां बिना इलेक्शन के भी भेज दे, बाय द नॉमिनेशन और बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसीलिए राज्यसभा का भी लॉजिक है, राज्यसभा को हमने इसीलिए बनाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनमोहन सिंह है, तो उनको लड़ना बड़ा मुश्किल था, कहीं से जीत नहीं पाते थे, तो लोग उनको राज्यसभा से भेजा जाता था, प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनको काफी अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है, काफी अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी रहे, आज उन पे एक आर्टिकल भी है वो भी देखेंगे। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को पे डिबेट चलता है कि ये होना सही भी है गलत भी है। सही इसलिए है कि मानिए कोई एक्सपोर्ट है उसको भेजना है अगर स्टेट लेवल पे, तो ये अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो भेज देते हैं। गलत इसलिए है कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को मेंटेन रखने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और वो पैसे हमारे जेब से ही जाते हैं, आम आदमी का टैक्स आता है, उसी से सब मेंटेन होता है। तो इसीलिए इसका विरोध भी चलता है। 6 स्टेट कौन कौन से स्टेट्स में है बताइए, आपने ही बताया। यूपी बिहार दो सामने सामने है, बिहार के बगल में यूपी, ठीक है। महाराष्ट्र, मैप खोलिए, मैप में बहुत अच्छे से लोकेट हो जाएगा, मैप में एकदम कनेक्टेड है। छह स्टेट कनेक्टेड है, देखिए यूपी बिहार एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन दोनों में है। फिर आप साउथ में आ जाइएगा, साउथ में कर्नाटका है, कर्नाटका से कनेक्टेड कौन है? आंध्रा है। कर्नाटका में है बड़ा स्टेट, उसके बाद आंध्रा में है, हैदराबाद में है, ये तेलंगाना, पहले ये दोनों एक ही थे तो अभी डिवाइड हो गए तो इन दोनों में हो गया, और महाराष्ट्र में है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, 4 ये हो गए, और 2 ऊपर हो गए यूपी बिहार। यूपी में है, इतना तो याद रहेगा क्योंकि हम लोग यूपी के ही हैं, लेजिस्लेटिव अपने काउंसिल से मिलते होंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी बिहार दोनों अगल बगल, और नीचे आप आ जाइएगा, नीचे आप स्टार्ट कीजिएगा, महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट में पॉपुलेशन में आता है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? महाराष्ट्र के ही पास है ना। महाराष्ट्र पे आ जाइएगा, फिर उसके बगल में तेलंगाना आ जाएगा, तेलंगाना के बगल में आंध्रा, आंध्रा के बगल में कर्नाटका। 4 2 6, बिना आपको रटे भी याद हो जाएगा, बस आपको मैप याद रहे। क्लियर हो रहा है? पॉपुलेशन के हिसाब से याद कीजिएगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, तो यूपी में है, यूपी के हम लोग हैं। यूपी के बगल में बिहार है, फिर यूपी के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र के बगल में आपको तेलंगाना दिख जाएगा, फिर आंध्रा दिखेगा, फिर कर्नाटका दिख जाएगा। मैप से आप आसानी से याद कर सकते हैं। एमएलसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको पता चल गया एमएलसी क्यों बनाया जाता है, क्यों, किस स्टेट में है, कितना ये रेलिवेंट है। ठीक है, पार्टी से होते हैं, पार्टी के भी मेंबर होंगे, पार्टी के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एमएलसी का जैसे हो सकता है कि बिना नॉमिनेशन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कोई पार्टी ही करती है। जैसे होता है ना एक्सपर्टाइज भी लाए तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई पार्टी को शेयर होगा तो वही उसको लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टूडेंट्स डिटेन इन द त्रिपुरा ओवर द रोमन स्क्रिप्ट फॉर द कोक बोरोक। कोक बोरोक ये त्रिपुरा का लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये डिमांड रह रहा है कि जो स्क्रिप्ट है कुछ कुछ आप कोक बोरोक में भी लिखिए। वहां का पहला जो स्टेट लैंग्वेज है वो बंगाली है, ठीक है, और दूसरा जो है वो
कोक बोरोक है। तो ये आप याद रखिएगा कि कोक बोरोक अगर आता है पीसेस में तो कहाँ से रिलेटेड है, त्रिपुरा से है, ठीक है। पनडुब्बी यहाँ है तो पनडुब्बी लिखा तो है, सब मरीन पानी के अंदर होता है। मेनली ये युद्ध में काफी काम आता है, जैसे ऊपर ऊपर सिर्फ दिखेगा, अंदर अंदर चुपके चुपके जाएगा, कहीं पे लगेगा, फिर वहां से मिसाइल निकलता है, ठीक है। तो इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर भी सबमरीन है और हम नया नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका नाम देख लेते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द कोर्ट आस्क केरला नॉट टू पब्लिश डेटा ऑन द चर्च डिनोमिनेशन। तो व्हाट इज द डिनोमिनेशन, जैसे ये न्यूज ये है कि कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरला को कि कुछ चर्च से रिलेटेड जो उनकी इंफॉर्मेशन है, चर्च डिनोमिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो बाहर मत निकालिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा आजकल रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। या तो कोई भी रिलीजन है, स्टेट को हमेशा माना जाता है कि थोड़ा दूर रहे रिलीजन और स्टेट। रिलीजन जो है वो पर्सनल है, मैं मेरे भगवान से कनेक्ट हूं, उसमें स्टेट का कुछ नहीं, भगवान हमेशा पर्सनल ही होता है। ये आजकल हम लोग बहुत ज्यादा पब्लिक कर रहे हैं। नॉर्मल देखिए तो एक तरीके से जो रिलीजन होता है वो स्पिरिचुअल होता है, हमें शांति देता है मेंटली। जब हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो लगता है कि कोई है हमें सहायता करेगा, यही होता है ना। जब हम अपने आसपास से परेशान होते हैं तो वही भगवान। लेकिन भगवान को धीरे धीरे सोसाइटी ने प्रदर्शनी के रूप में बना दिया कि बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े चर्च, ठीक है ना। तो पर्सनल से ये पब्लिक हो गया है। नॉर्मल आप जाइएगा, जब भी आप भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे या जब भी आप रिलीजन में जाइएगा, डीप रिलीजन में जाइएगा, तो भगवान और इंसान का रिलेशन डायरेक्ट होता है, ठीक है। आप देखिएगा कि ये जो मंदिर मस्जिद, ये जितने भी चर्च के कॉन्सेप्ट है बहुत नए हैं, 2000 साल पुराने हैं। जब स्टार्टिंग में धर्म बना तो मैक्सिमम ये स्पिरिचुअल था, मंदिर होता ही नहीं था। स्तूप तो बहुत बाद में बने, जैसे स्तूप आए जब बुद्धा के टाइम में, तो बहुत बाद में आए। मैक्सिमम था कि ऐसा लगता था कि कुछ चमत्कार हो रहा है, वो भगवान है। जैसे मैं एक दिन बता रहा था ना कि आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम है ही नहीं। आप पूरा ऋग्वेद पढ़ेगा नहीं है, ये नए भगवान है। भगवान हमेशा न्यू होते रहते हैं, ठीक है। आप उठा के देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप घर जाइएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा है, उसमें उठाइएगा, उसमें कहीं पे भी विष्णु का नाम नहीं है, ब्रह्मा का नाम नहीं है। दे आर वेरी रिसेंट गॉड। स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में यही है, वायु देवता थे, अग्नि देवता थे, इस तरीके के देवता थे, और उनका कोई पिक्चर नहीं था। वो माना जाता था कि आग जल रहा है तो लोग चमत्कार से कहते थे कुछ तो उसमें है, तो भगवान मान लेते थे। हवा बह रही है, भगवान मान लेते थे। तो ये स्पिरिचुअल था, बाद में भी स्पिरिचुअल था। धीरे धीरे जब कंस्ट्रक्शन करने लगे तो हमारा टेम्पल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अब कोई भी स्टेट है, आप देखिएगा कि ट्रेडिशन से जब हम मॉडर्न में जा रहे हैं, तो पहले स्टार्टिंग में देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। बीच में बहुत ज्यादा हो गया जब रिलीजन को बहुत ज्यादा लेने लगे। लेकिन जब अब मॉडर्न स्टेट आ गया तो मॉडर्न स्टेट अगेन कह रहा है कि रिलीजन अलग हो जाए और स्टेट अलग हो जाए। स्टेट का काम है कि कोई भी सिटीजन हो, किसी भी धर्म का हो, उसका जो जनरल लाइफ है उसमें सहूलियत प्रोवाइड किया जाए, कि उसको सुरक्षा दिया जाए, उसके लिए एजुकेशन स्कूल बनाया जाए, उसके लिए हॉस्पिटल बनाया जाए। स्टेट का ये काम है। और रिलीजन का काम है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, शांति नहीं है, तो आपको शांति महसूस करें। रिलीजन वही है कि जब आप डरने लगते हैं, जब खासकर मौत से डरते हैं, तो भगवान याद आते हैं कि वहां पे कुछ होगा। जैसे हिंदुइज्म में है कि बैकुंठ है, वहां पे गाय एक आएगी, उसी का पूंछ पकड़ के हम कुछ है ना, हम लोग वो पार करेंगे, जो नदी है, तो उस पार जाएंगे तो उस पार स्वर्ग आएगा, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो जो भी रिलीजन है दैट इज पर्सनल एंड दैट इज वेरी मच प्राइवेट, ठीक है। तो वहीं पे कोर्ट ने कहा है कि आप रिलीजियस डोमिनेशन पे बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कीजिए। डिनोमिनेशन वो होता है कि एक ही रिलीजन में अलग अलग धारणा हो सकती है। जैसे हिंदुइज्म है, जैसे यहाँ पे दो चर्च की बात का है, ठीक है। तो जैकोबिट चर्च की बात का है, तो जैकोबिट चर्च इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ द चर्च, ठीक है। अलग अलग ट्रेडिशन होता है ना। हिंदुइज्म में एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना कि लिंगायत है, लिंगायत अपने आप को शिव की ही पूजा करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म से अलग मानते हैं। अभी डिमांड चल रहा था 5-6 दिन पहले, न्यूज में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ऐसे ही एक ही रिलीजन में अलग अलग अगर आपकी आइडियाज हो, आइडियोलॉजी हो, तो उसको डिनोमिनेशन कहते हैं। आर्टिकल जो हमारा राइट टू रिलीजन है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू रिलीजन। कौन कौन सा आर्टिकल है? 25, 26, 27, 28, 4 है। एक बार दिखा देता हूं आपको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 25 में क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कि हम
हमारा इतना है फ्रीडम कि हम जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं और उसको फैला सकते हैं। प्रोपोगेट का मतलब यही होता है। कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब आप उसको प्रैक्टिस में करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब आप दूसरे से बता सकते हैं कि ये धर्म बहुत अच्छा है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन प्रोपोगेशन में कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोगेशन एंड द कन्वर्जन। कन्वर्जन इलीगल है। आप किसी को पैसा देके ये नहीं कह सकते हैं कि 10,000 रुपए ले लो, ये वाला धर्म बदल लो। तो ये कहीं ना कहीं आप उसको लालच देके बदल रहे हैं, या किसी को धमकी देके आप बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं अलाउड है। लेकिन आप अच्छाई बता के बदल सकते हैं कि ये चीजें अच्छी हैं, यहाँ पे भगवान जल्दी मिल जाएंगे, आपको जल्दी स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस टाइप का जो भी है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी में देखिएगा 26 बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। मतलब आपका अगर कोई धर्म है, कोई मंदिर है, तो वो अपने मंदिर का जो भी मैनेजमेंट है उसको फ्रीडम है, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ का इशू है। जैसे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, तो कुछ ऐसा न, मानिए वो प्रसाद में कुछ ऐसा दे रहा है जिससे कि जहरीली कुछ चीजें दे रहा है या उससे हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे स्टेट आ जाएगा। या मोरालिटी कुछ ऐसे करवा रहे हैं कि आपसे जबरदस्ती भगवान के नाम पे जूठा खिलवा रहे हैं, किसी एक कास्ट का दूसरे कास्ट से कह रहे हैं कि इसका जूठा खाओगे तो तुम्हें शुद्धि मिलेगी, इस टाइप का होता है ना। तो इस टाइप की चीजों में इंटरफेरेंस हो सकता है। यहीं पे बात हो रही है, आर्टिकल 27 कह रहा है कि फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमसे या आपसे स्टेट टैक्स लेके किसी और रिलीजन को प्रमोट करके नहीं दे सकता है। टैक्स हमें, टैक्सेशन इस बात पे नहीं हो सकता है कि किसी और रिलीजन को प्रमोट करना है। क्लियर हो रही है ये चीजें। अब यहाँ पे नीचे बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन और द रिलीजियस डिनोमिनेशन। यहाँ पे डिनोमिनेशन आ रहा है। डिनोमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द सेम रिलीजन। ग्रुप हो सकते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिंगायत एंड द सैविज्म अलग अलग हो गया। शिव को भी मानते हैं, हिंदुइज्म में भी शिव को मानते हैं, लेकिन लिंगायत अपने आप को अलग समझते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ चीजें हम नहीं मानते हैं। जैसे वो कास्ट को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुइज्म का जो पार्ट है वो कास्ट सिस्टम है, लेकिन जो लिंगायत है वो कहते हैं कि कोई भी अलग अलग नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में है प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी है, लिंगायत उसको नहीं मानते हैं। उसके जो लीडर है वो बसावन है, बसावन ने स्टार्ट किया था लिंगायत, तो इसीलिए वो अलग डिनोमिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सोशल जस्टिस एंड ए लॉस्ट चांस फॉर द ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये मनमोहन सिंह के बारे में दिया गया है कि उनको कब अपॉर्चुनिटी मिली, कब उन्होंने क्या डिसीजन लिया था। जैसे मनमोहन सिंह जो है वो पहले नॉन मेजॉरिटी, नॉन मेजॉरिटी का मतलब माइनॉरिटी ग्रुप से प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसके पहले मैक्सिमम हिंदू थे, हिंदूज मेजॉरिटी, नॉन हिंदू पहले ही है। इसके पहले कोई हिंदू था, नॉन हिंदू था? नॉन हिंदू कोई नहीं है ना मनमोहन सिंह को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर, कोई है? तो पहले थे। और उसी समय बराक ओबामा बने थे यूएस के प्रेसिडेंट, जब यहाँ के वो बने थे वहां पे भी पहले वो थे नॉन वाइट, पहले ब्लैक थे ना। तो कहीं ना कहीं उस समय इन्होंने कहा कि बहुत उस समय लिबरल टाइप का सोसाइटी था, जैसे इस समय बहुत एक्सट्रीम पे चले गए हैं दोनों। वहां पे ट्रम्प व्हाइट जो क्लास है उसकी सुपरमेसी की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया में जो मेजॉरिटी है हिंदू जो सुपरमेसी है उसकी बात हो रही है, जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं। तो वही यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि उस समय का दौर था, वहां पे यूएस और इंडिया दोनों में लिबरलिज्म था। लिबरल टाइप ऑफ द थॉट का मतलब कि आप कहीं ना कहीं हर एक धर्म को, हर एक जो कम्युनिटी है उसको बराबर हिस्सेदारी दे रहे हैं। और जब आपका लिबरलिज्म बैकडोर पे जाता है, एक्सट्रीमिज्म आगे आ जाता है, तो वहां पे किसी खास कम्युनिटी को प्रमोट किया जाता है और किसी खास कम्युनिटी को आप एक तरीके से दुश्मन बना लेते हैं। क्लियर हो रही है? तो वही हाल इस समय दोनों जगहों पे है और 2008 में इन्होंने कंपेयर किया है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो मनमोहन सिंह है उनके अच्छे जो डिसीजंस थे उनको डिस्कस किया है, वो हम एक बाई एक करके देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज, द रेड फ्लैग ऑफ द चाइना एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी रोल ऑन। तो यहाँ पे जो चाइनीज अपने रिसेंटली उन्होंने जो लद्दाख के बगल में जिंजियान प्रोविंस है वहां पे उन्होंने दो काउंटी को, छोटे छोटे जो एरिया होते हैं उनको नया नाम दिया है। तो वो पहले लद्दाख के पार्ट थे, इंडिया उस पर क्लेम करता है, ठीक है। जैसे हम पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना,
तो वो भी चेंज करते हैं तो हम विरोध करते हैं, या कश्मीर में हम चेंज करते हैं तो पाकिस्तान विरोध करता है। क्लेम हम लोग करते रहते हैं एक दूसरे पे। इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया पे क्लेम करता है, पाकिस्तान इंडिया वाले पे क्लेम करता है। सेम हाल है कि इंडिया लद्दाख का जो पार्ट अक्साई चीन है, वो अक्साई चीन किसके पास है इस समय? अक्साई चीन किसके पास है? अक्साई चीन का नाम सुना है? कहाँ पे, किसका हिस्सा है? चीन कब्जा किया है ना, इंडिया का है लेकिन चीन अब है उसी एरिया में, उन्होंने नेम चेंज किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं। कार्टोग्राफी का मतलब मैप बनाने के जो स्किल होती है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और कार्टोग्राफी एग्रेशन का मतलब कि आप मैप में अपना दावा वो करें। जैसे मैप में ही आपने नेम तो चेंज कर दिया, तो नेम असली में थोड़ी चेंज कर रहे हैं, वो तो आपने मैप पे ही किया होगा ना, बदल दिया होगा। तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं। एक है कि आप जमीन जाके असली में कैप्चर कर लेते। अभी गलवान में हुआ था, गलवान वैली में झड़प हुई थी, तो वहां पे असली था, फिजिकल था, लेकिन सिर्फ मैप में बदल के कि असली में वहां के उनके आर्मी नहीं है, उन्होंने मैप में दिखा दिया कि अरुणाचल प्रदेश पूरा उनका है इंडिया में। तो इसको कहते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन। जैसे इंडिया लाहौर को दिखा दे कि इंडिया में है, लाहौर पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान में अपने आर्मी को नहीं भेज रहे हैं, लेकिन मैप हम एक नेशनल लेवल पे पास करें और उस मैप में लाहौर को इंडिया का पार्ट दिखा दे, तो इसको क्या कहेंगे? कार्टोग्राफिक एग्रेशन। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, बरो ट्रेजेडी। बरो ट्रेजेडी जो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि रैट होल माइनिंग में जो आजकल डिजास्टर आ जा रहा है, जो आजकल डेथ हो रही है, उसी को ये कह रहे हैं बरो स्ट्रेटेजी। और ये कहीं ना कहीं रैट होल माइनिंग है, वो रोक लगा के रखा है एनटीजी ने भी, और इंडियन गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट नहीं करती, लेकिन इलीगली होता है और इसीलिए उसमें काफी डेथ होने के चांसेज होते हैं और हो भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है सेफ्टी एंड पीटी। दिस इज द मेनली रिलेटेड टू द गेम। अभी हमने देखा सबरीमाला पे, सबरीमाला नहीं, तिरुपति पे अभी वो था, कौन सा एकादशी था, 14 तारीख को, 14 या 13 तारीख को, वहां पे भगदड़ मच गई थी। एक दिन पढ़ रहे थे ना तिरुपति वाला, तो वही वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीजन के नाम पे सबसे ज्यादा स्टैम्पिड होता है। स्टैम्पिड का मतलब एकाएक भीड़ होगा रिलीजियस प्लेस पे, थोड़ा सा सफोकेशन होता है, लोग एक दूसरे पे चढ़ के भागने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत से डेथ होते हैं। इंडिया का इस समय रिकॉर्ड हाईएस्ट है, और इसलिए भी है कि क्राउड मैनेजमेंट है पुलिस के द्वारा, वो हमारा प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है मेंस में। ठीक है, कि क्राउड जो हमारा मैनेजमेंट है खासकर रिलीजियस प्लेस पे, वो अभी भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ओयो न्यू पॉलिसी में भी एट द कॉस्ट ऑफ द राइट्स। तो यहाँ पे ओयो जो होटल्स होते हैं, वहां पे पहले था कि कोई भी कपल्स जा सकता है, सिर्फ एज भी उसमें बाढ़ नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो मैरिड होंगे या जिनमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये बात हो रही है कि एक सोसाइटी में लोग एक तरीके से मोरालिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि बिना मैरिज किए एक साथ एक कपल पार्टनर नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन होता है कि दूसरी बात जो लिबरलिज्म कहता है, वो कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स है, 18 ईयर्स के बाद हम जो डिसाइड करें, हमें जैसे मन करे वैसे रह सकते हैं। और यहाँ तक कि कई सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स हैं कि बिना शादीशुदा हुए भी आप किसी के साथ अफेयर्स करते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं एक तरीके से लीगल घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कई, जैसे अभी 2018 में जो नौतेज जौहर केस आया था, वहां पे क्योंकि इसका इम्पैक्ट खासकर ट्रांसजेंडर पे, एक दिन और हम लोग पढ़ रहे थे, गे पे और जो लेस्बियन है उन पे काफी पड़ता है। तो वही डिस्कशन है कि ओयो की इस पॉलिसी का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअली आप हर चीज में मांगा जाएगा कि कैसे रिलेशन है, किस तरीके से है, तो जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कट है। मुस्लिम्स में जो होता है, सरिया में होता है, जैसे कि होता है कि जब आपने किसी का मर्डर कर दिया और वो मर्डर अनइंटेंशनल है, जैसे हो गया कि आप जानबूझ के नहीं मारना चाहते थे, एक कभी लड़ाई हुआ, झड़प पे आपने मार दिया, होता है ना, एक प्लान करके मारना होता है, तो वो प्रॉपर मर्डर होता है। एक होता है कि गुस्से में आपने, जैसे गाड़ी में दो लोगों में झड़प हो गई, एक ने उठा के किसी को मार दिया, उसका डेथ हो गया। जैसे एक्सीडेंट से जो डेथ होता है वो इंटेंशनल नहीं होता है कि गाड़ी कभी रोड खराब होता है फिर भी आप एक्सीडेंट में गए और वहां पे डेथ हो जाता है। तो ऐसे केस में इस्लाम में है कि आप जिसके जो मरा है उसकी फैमिली में
कमाने वाले के मानिए कमी हो गई, पुरुष है, तो ऐसे में जिसके द्वारा उसका डेथ हुआ है उसको पैसे पे करने होते थे, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं था कि मतलब आप जान के बदले पैसा ले रहे हैं, इसलिए था कि मानिए जिसका डेथ हुआ है, मानिए वही मेन था कमाने वाला, तो उसकी पूरी फैमिली को इंपैक्ट पड़ेगा ना, जो उसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, तो ऐसे केस में ब्लड मनी की बात होती थी। अभी भी है कई देशों में, सऊदी अरेबिया में है, ईरान में भी है। अब इस पे डिबेट ये चल रहा है, ये इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि इंडिया की ही एक यमन में महिला थी, और उनका जहाँ पे जॉब करती थी वो यमनी था, यमन का, उससे कुछ झड़प हुआ, उन्होंने उसको मार दिया, जान से डेथ हो गया, ठीक है। तो अब यही हो रहा है कि उनको इंडिया में वापस लाने की बात हो रही है, फिर हो रहा है कि ब्लड मनी दे के भी ला सकते हैं। तो ऐसा है कि कुछ देशों में है कि ब्लड मनी में छोड़ देते थे, जैसे आपने पैसे दिए, और अगर जिसके घर में डेथ हुआ है, जिसकी फैमिली का मेंबर का डेथ हुआ है, वो माफी चाहे तो दे सकता था, ठीक है, दे सकता है, ये रूल है। किसी किसी कंट्री में है कि उन्होंने सरिया भी लगाया है, और लोकल जो उनका लॉ है उसको भी इंप्लीमेंट किया है कि आपको ब्लड मनी भी देना पड़ेगा और जो सजा है वो काटना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी पे है ब्लड मनी, यही है। इंडिया में भी प्ली बार्गेनिंग नाम से एक लॉ है। प्ली बार्गेनिंग में होता है कि मानिए कोई अनइंटेंशनल कुछ क्राइम हो गया, ऐसे में अगर आप चाहते हैं एक दूसरे की फैमिली से बार्गेनिंग करके समझौते पे आना, तो आप समझौता कर सकते हैं। क्लियर हो रही है? तो इसी को अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द मनु केस पैनल 6 एक्शन अगेंस्ट द की पर्सन। तो पन्नू केस किससे रिलेटेड है? पन्नू केस बहुत ज्यादा न्यूज में है। पन्नू केस रिलेटेड है खालिस्तानी मूवमेंट से। खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा है वो पंजाब में चल रहा है, पंजाब में बहुत पहले से चल रहा है। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या ही इसी नाम पे हुआ था, जो पंजाब में सिख वाली चल रही है। व्हाट इज द खालिस्तानी मूवमेंट? खालिस्तान क्या है? खालिस्तान सिखों का एक कॉन्सेप्ट है कि सिखों के लिए जो जमीन होगा, अलग देश होगा, उसका नाम खालिस्तान होगा, और उस नए जमीन के लिए, नए देश के लिए जो मांग चल रही है उसी को खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं। इंडिया में पहले बहुत पीक पे था 1980 में, ये था कि हिंदूज एंड सिख्स काफी लड़ रहे थे, ठीक है। बाद में जब हमने हरियाणा बना दिया, हमने हिमाचल बना दिया, पहले ये तीनों एक के पार्ट थे, हिमाचल, हरियाणा एंड पंजाब। तो धीरे धीरे जब मूवमेंट ज्यादा होने लगी तो पहले हिमाचल को अलग कर दिया, फिर हमने हरियाणा को अलग कर दिया, और अब सिर्फ बचा पंजाब। तो चीज धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई। इंदिरा गांधी का डेथ इसीलिए हुआ था क्योंकि उस समय बहुत पीक पे था, और उनका जो मेन लीडर था वो अमृतसर का जो मंदिर है, जो उनका गुरुद्वारा है, क्या नाम है, सुखविंदर सिंह। अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल, यही कहते हैं ना, गोल्डन टेम्पल, सुखविंदर सिंह ऐसे उनका मेन है, हाँ, चलिए गोल्डन टेम्पल ही बोलते हैं। तो वो जो खालिस्तानी लीडर थे वो गोल्डन टेम्पल में ही जाके छुपे थे, और इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दे दिया था कि आप गोलीबारी चला सकते हैं, तो उसके कुछ पार्ट टूट गए थे। तो सिक्स के जो है कि इमोशनल कि हमारे मंदिर पे आपने गोली चलवा दिया, हमारी मंदिर की खिड़कियां, उसको डायरेक्ट अपने भगवान के जैसे ही देखते हैं, तो इसी बात पे उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी। उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते थे। ब्लू स्टार का नाम सुना होगा, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में ही अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल था उसी पे ये आर्मी का एक्शन हुआ था। क्लियर है ये चीजें? अब इंडिया में ये मैक्सिमम सबड्यूड कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ लीडर हैं जो कनाडा में है, यूएस में है, यूके में है, अभी भी इसकी डिमांड करते रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। अब वो इस बात की डिमांड करते हैं कि जो पंजाबी हैं वो अमीर है, उनको अलग तरीके का देश होना चाहिए, तो हम अपना टैक्स बचा के डेवलप कर सकते हैं पंजाब को। उनको लगता है कि हम जो टैक्स देते हैं वो तो बिहार यूपी वाले ले जाते हैं, हमें तो कुछ फायदा नहीं होता है। तो इस तरीके का वो लोग एक तरीके से प्रोपोगेंडा चलाते हैं। प्रोपोगेंडा उतना सही नहीं है, जितने भी स्टेट हैं उनको एक में रहने से ही फायदा है, पंजाब हो या तमिलनाडु हो या कोई भी हो। लेकिन होता है ना कि लीडरों का सपना होता है कि अलग बन जाएगा तो मैं उसका मिनिस्टर बन जाऊंगा, या मुझे याद किया जाएगा हीरो के रूप में। तो इस तरीके की मूवमेंट चलते रहते हैं। तो एक मूवमेंट अभी भी ये लोग फॉरेन में चला रहे हैं। तो जो पन्नू है वो खालिस्तान के एक लीडर हैं, खालिस्तानी डिमांड के, और उनको अब इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं कि इस तरीके के लीडर जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जाए। एलिमिनेट करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि गैप किया जाए। तो इनको मारने का प्लान था। मारने के प्लान में इंडिया के जो रॉ की एजेंसी है और भी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो शामिल थी। तो उसी को लेके यूएस विरोध कर रहा है कि ये जो पन्नू है वो सिटीजन है यूएस के,
तो यूएस कह रहा है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए ना, हम अपना केस चलाएंगे, हम इन्वेस्टिगेट कराएंगे, बाहरी देश क्यों अटैक करे। तो इसीलिए इंडिया और यूएस के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है पन्नू के केस को लेके। तो पन्नू का केस अगर आए तो एक तो पीसेस में पूछ सकता है, और मेंस में अगर आपको लिखना है तो इंडिया यूएस के बीच में जो रिलेशन में खटास है थोड़ी बहुत, वो पन्नू के भी केस को लेके है, जो खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर है उनको भी लेके है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे होता है ना जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं तो इंडिया यूएस के बारे में पॉजिटिव भी लिखेंगे, कुछ निगेटिव जो चीजें हैं, निगेटिव पॉइंट में जो पन्नू केस है वो है। क्लियर हो रही है ये चीजें, समझ में आ रहा है खालिस्तानी मूवमेंट क्या चल रहा है, पन्नू का नाम क्यों न्यूज में है। ठीक है, यूएस बार बार यही डिमांड कर रहा है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, कुछ को पकड़ लिया है, एक को चेकोस्लोवाकिया में कौन गुप्ता नाम है उसको ले गए हैं, अभी देखते हैं, नाम अंदर है। ठीक है, 2-3 लोगों को इन्होंने पकड़ा है, मिस कर गया अंदर, हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है 3 इंडियंस न्यूक्लियर एंटिटीज नो मोर ऑन द यूएस रिस्ट्रिक्शन लिस्ट। तो यूएस जैसे होता है कि कुछ कुछ इंडिया की जो डिपार्टमेंट्स है जहां पे उसको लगता है कि वो इलीगल काम कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन बनाना, न्यूक्लियर एनर्जी बनाना लीगल है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाना इलीगल है इंटरनेशनल लेवल पे। और इंडिया के पास है न्यूक्लियर वेपन, लेकिन जो यूएन के 5 सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर ये चीजें हो रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन बनाना वो इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 5 ही देशों को अधिकार दिया गया है, और वो जो 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन है। कौन कौन है 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, किसी को पता है आप लोगों में से? 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, P5 जिसको कहा जाता है। एक का तो नाम बता ही दीजिए आप लोग। एक का नाम यूएस, दूसरा चाइना, तीसरा हाँ इस समय रूस है, रशिया, तीसरा 2 और बचे, यूके, और 5वां कौन? नेपाल। अच्छा जापान, मुझे लगा नेपाल। जापान की डिमांड चले, जापान अभी P5 में नहीं है। फ्रांस है, यूके एंड फ्रांस ये अभी डिजर्विंग नहीं है, ये राजवाड़े टाइप के हैं, पुराने जमाने में ये पावर थे, लेकिन अभी तो ये हटेंगे तो जापान इंडिया आएगा। ठीक है, तो 5 जो है यूएस, चाइना, रशिया, ये तीनों फेमस है। और ये जो डूबते हुए जो सूरज है, हाँ, ईरान नहीं, फ्रांस एंड यूके, ब्रिटेन जो हम पे कॉलोनी जो हमारे वो है लूट के ले गए हैं अंग्रेज, भूरे अंग्रेज। ठीक है, भूरे नहीं गोरे अंग्रेज। 5 समझ में आ रहा है, इन्हीं 5 के पास न्यूक्लियर पावर बनाने का अधिकार है। कोई और देश बनाता है तो ये पूरे वर्ल्ड लॉबी करती है और उनके खिलाफ रिस्ट्रिक्शन लगाती है। इंडिया तो बना लिया है, लेकिन इंडिया जहां जहां यूएस को या किसी भी देश को लगता है कि इंडिया की ये वाली डिपार्टमेंट बना रही है, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस खासकर मटेरियल से, जिससे कि न्यूक्लियर वेपन बन जा सकता है। जैसे उनको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ये चीजें लगेंगी, तो वो चीजों की खरीद बिक्री से इंडिया से नहीं हो सकती है। जहां पे न्यूक्लियर वेपन बन सकता है उसी देश को वो बेचते हैं। क्लियर हो रही है? तो 3 डिपार्टमेंट को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था, अभी हटा दिया। तीनों न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है, वो हम लोग अभी देखेंगे। अगस्त है लिगेसी टू बी फोकस ऑन द काशी तमिल संगमम। ठीक है, तो काशी तमिल संगमम कि हमारा जो रिलेशन तमिल से रहा है, तमिल कल्चर से, वो बहुत पुराना है। उसको लेके हम फिर से, पहले हमने देखा था कि संगम एज, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, संगम एज एक सबसे ज्यादा पीक पे जब साउथ की कल्चर थी तो माना जाता है कि उस समय संगम एज था। ठीक है, कहां कहां पे था संगम एज, किस डायनेस्टी में था? खासकर पांड्या डायनेस्टी, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, पांड्या डायनेस्टी में खासकर ये था। ठीक है, माना जाता है कि इसका जो स्टार्टिंग है ऋग्वेद के टाइम से ही स्टार्ट है, और जो इसका कल्चर चला था संगम एज का 300 एडी तक चला था, जस्ट गुप्ता पीरियड के पहले। गुप्ता पीरियड 300 कुछ से स्टार्ट हुआ था ना, तो उसके पहले जस्ट संगम एज का पीरियड था। ठीक है, तो उसी को रिवाइव करके कल्चरल कनेक्टिविटी हम बनाना चाहते हैं ताकि इंडिया में इंटरमिंगलिंग हो सके। हमें ये दिखाना है कि जो यूपी का रिलेशन है वो तमिलनाडु से बहुत पुराना है। अभी तक हम लोग आइसोलेटेड होकर रहते हैं ना, उनका कल्चर बहुत अलग, डिस्पाइट कि हिंदुइज्म सब जगह है, लेकिन उनका खाने का तरीका, पहनने का तरीका, पूजा करने का तरीका सब ही बहुत अलग है। क्लियर हो रही है? तो इसीलिए हम ये फिर से स्टार्ट किए हैं।
उसके एक जो मेन ऋषि थे अगस्त है, तो उनका इसमें कहीं ना कहीं फिर से उनके नाम पे चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं। In an attempt to address the lack of diversity, INSS select the non-scientist too as its fellow. तो INSS this is the mainly अवार्ड दिया जाता है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अभी इन्होंने कहा है कि इसमें मेनली साइंटिस्ट को दिया जाता था, लेकिन एक है कि डाइवर्सिटी बनाने के लिए इन्होंने नॉन साइंटिस्ट को भी इस बार अवार्ड दिया है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो सबसे बड़ा ऑनर होता है वो दिया गया है तरुण दास, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये पीसीएस में पूछ सकता है वन लाइनर में। दूसरा जो फिल्म इस समय अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, ऑल वी इमेजिन एज द लाइट, नॉमिनेशन है 2025 का बाफ्टा अवार्ड, ठीक है। बाफ्टा ब्रिटेन का जो सबसे बेस्ट फिल्म पिक्चर का अवार्ड दिया जाता है वो बाफ्टा है, जैसे हमारा हॉलीवुड का है ना, तो ऐसे ही जो हॉलीवुड का है वो ऑस्कर है, और जो इंडिया का है वो बॉलीवुड का कौन सा है, यहाँ का जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड के नाम से ही देते हैं, बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो वो सब आप थोड़ा सा पीसेस में यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है, शेख हसीना की जो नीस है तुलिप सिद्दीकी, ये यूके की मिनिस्टर थी, ट्रेजरी मिनिस्टर, इन्होंने अभी रिजाइन दिया है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भाग के इंडिया आई है, उनकी जो नीश है वो क्या है, तुलिप सिद्दीकी। तो तुलिप सिद्दीकी का नाम याद रखिएगा, पूछ लेगा कि तुलिप सिद्दीकी न्यूज में थी, बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इनको भी बांग्लादेश कह रहा है कि हम बांग्लादेश में भेज के इन पे केस चलाया जाए। इन लोगों ने यहाँ के लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा ज्यादती किया है, पावर का मिसयूज किया है। जब इनकी जो क्या बुआ लगेंगी ना, नीस नीस की शेख हनीसा बुआ ही लगेंगी, कि जब इनकी बुआ का राज था तो काफी ज्यादा इन्होंने ज्यादती किया है, ठीक है। वन बाय वन देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। हमास वाला तो डिटेल में हमने देखा ही है, जो इनका हो रहा है दैट इज इन द दोहा, दोहा में है, दोहा जो कैपिटल ऑफ द कटार, अच्छा इसीलिए मैं दुबई बोल रहा था। अबू धाबी किसका कैपिटल है, दुबई का, दुबई एक देश है अलग, ठीक है। बुर्ज खलीफा दुबई में ही है, हाँ। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट डिप, तो हियर क्या है कि ट्रेड डेफिसिट का एक तरीके से है। इंडिया में क्यों है ट्रेड डेफिसिट का केस, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। पूरा पेट्रोल, जो पेट्रोल क्रूड ऑयल है सब इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड है वो भी इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम जो मशीनरी है वो इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड द बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ताकि एक तरीके से हम जो इनफिल्ट्रेशन है, जो भी इलीगल जो भी ये ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि स्मगलिंग हो रहा है पशुओं की, ड्रग्स का एंड वेपन्स का, ये सब हम रोक सकें। एमएलसी वाला हम लोगों ने देखा ही है, एमएलसी का क्या यूज है, क्या मिस यूज है, कहाँ पे किस किस स्टेट में है, एक बार बता दीजिए आप लोग। मैप से याद करना बहुत इजी है, मैप से ही आप लोग देखिएगा। कोकबोरोक क्या है, कोकबोरोक, कोकबोरोक जो सबमरीन है, व्हाट इज द नेम, टू वारशिप कमीशन जो है, व्हाट इज द नेम, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वर्गीज, वक्सीर एंड आईएनएस सूरत, ये सब अलग अलग क्लास के शिप होते हैं। जैसे एक शिप का नाम है तलवार क्लास, कहीं लिखा है तलवार क्लास। दो मेन हम दो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है, और एक का है कोलकाता क्लास, एक है तलवार क्लास, इसमें कहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें है नहीं, लेकिन दो क्लास में जो हम बना रहे हैं, वन इज द तलवार क्लास, वन इज द कोलकाता क्लास, ठीक है। मेन जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उस रीजन पर्टिकुलर में हो रहा है। चर्च डिनोमिनेशन, दो चर्च के बीच में लड़ाई चल रही है, एक है ऑर्थोडॉक्स मलंकदा
एंड एक है जैकोबाइट। ठीक है, ये अलग अलग चर्च के ही ग्रुप है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनका अलग अलग तरीके का कल्चर है, और इसीलिए इनको दो डिनोमिनेशन कह रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, एक रिलीजन में भी बहुत डिनोमिनेशन हो सकते हैं। सोशल जस्टिस एंड ए लॉस्ट चांस फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंडिया एंड यूएस है उसकी डेमोक्रेसी का नेचर एक तो बहुत सेम है, और बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि टर्मोइल भी हमारे और उनके वहाँ सेम आता है। जैसे इन्होंने कहा कि 2006 के 2009 में जब प्रेसिडेंट ओबामा बने थे तो उस समय इंडिया में भी काफी एक लिबरल टेंडेंसी था। आप देखिएगा इस समय, उस समय का जो कोलिशन गवर्नमेंट था उसमें लेफ्ट पार्टी को भी इंक्लूड किया था यूपीए फर्स्ट में। उसमें मैक्सिमम पार्टी थी, जितने भी ओबीसी दलित ग्रुप की पार्टियां थी, जैसे आप देखिए मैक्सिमम यूपी में बिहार में वो सब कोलिशन की पार्ट थी। और इसीलिए जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स आ रहे थे, जैसे आप राइट टू एजुकेशन की बात कीजिए, उस समय फ्री एजुकेशन की बात हो रही थी, उस समय मनरेगा भी आया था, जितने भी एक्ट बने थे, अभी बीजेपी गवर्नमेंट वो चला रही है मनरेगा को, भले पहले बहुत ये बुरा भला कह रहे थे कि गरीबी का एक सिंबल है, लेकिन मनरेगा से बीजेपी की गवर्नमेंट में भी बहुत फायदा हुआ। इन्होंने मनरेगा को बहुत प्रमोट किया है, इसलिए क्योंकि एक तरीके से जब जॉब कहीं पे भी नहीं है तो मनरेगा जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज क्लास है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको एक तरीके से एक जगह मिल जा रहा है कि कुछ ना कुछ काम करने को मिल रहा है। तो इन्होंने यही कहा कि उस समय सोशल जस्टिस की जो बात हो रही थी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा था, और ओबामा भी थे एक तरीके के लिबरल पॉलिटिशियन, वो भी प्रमोट कर रहे हैं कि हर एक वर्ग का कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, वहां पे इन्होंने फिर बोला है कि उसी समय पे इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भी हुआ था। यहाँ पे मनमोहन सिंह को कहा गया था कि मनमोहन सिंह का बर्थ तब हुआ था जब इंडिया पार्टीशन भी हुआ था, नेहरूवियन एरा था, तो इसीलिए उनके अंदर ये दोनों था कि रिलीजियस हार्मनी था। मानिए जो बहुत ज्यादा टर्मोइल में जब पार्टीशन हो रहा था तो हिंदू मुस्लिम का काफी ज्यादा एक तरीके से रॉयट्स का केस था। तो बाद में उस समय जो देख के आ रहे हैं खुद, तो उनको लगेगा ना कि बहुत ज्यादा मारकाट हो सकता है अगर दो कम्युनिटी एक साथ हार्मनी में नहीं रहे। तो मनमोहन सिंह का हमेशा था कि चीजों को एक तरीके से हार्मनी में ही प्रमोट किया जाए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने प्रमोट किया था। सिख का इंडिया में 1.72% है। ठीक है, तो सिख जो दूसरी नंबर की माइनॉरिटी है, पहले नंबर की मुस्लिम माइनॉरिटी 13% जो पॉपुलेशन है, और दूसरे पे जो है वो 6 है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बिटवीन 2004 से 2014 वाज कंट्रोल बाय, ये पावर पॉलिटिक्स उस समय जो था सोनिया गांधी कर रही थी कंट्रोल। फिर इन्होंने लिखा है कि उस समय जो सोनिया गांधी के सेक्रेटरी थे काफी क्लोज से अहमद पटेल थे, प्रणब मुखर्जी थे, और ए के एंटोनी जो केरला के लीडर थे, तो वो कहीं ना कहीं ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो ये इसी पे डिस्कशन है। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने वेलफेयर मेजर लाया तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस लेवल पे लेके जाना चाहते थे, उस समय अर्जुन सिंह कांग्रेस के लीडर थे, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं वेलफेयर और बढ़ा के लाना चाहते थे। जैसे जो ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको और एक्सपैंड करना चाहते थे। ठीक है, तो विरोध किया गया था जो टॉप के लीडर थे। तो यही सब है कि कुछ चीजें जो होनी थी वो नहीं हो पाई, और उसका बाद में खुद कांग्रेस को भी घाटा लगा। जैसे 2009 तक जिस तरीके से इन्होंने इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया, 2009 के बाद उस तरीके से प्रमोट नहीं किया, मनमोहन सिंह को भी थोड़ा कॉर्नर कर दिया। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रेड फ्लैग फॉर द चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी रोल ऑन। तो यहाँ पे मेन ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन है, एक जगह इन्होंने यूज किया है, यहाँ पे है कार्टोग्राफिक एग्रेशन। व्हाट इज मीन बाय द कार्टोग्राफिक एग्रेशन? एग्रेशन का क्या मतलब होता है? गुस्सा, आक्रामकता। और आक्रामकता अगर देश का भी बॉर्डर पे करती है तो वो क्या करती है कि जो दूसरे वाले देश के अंदर जाके उसके जमीन को कैप्चर करती है। तो लेकिन यहाँ पे है कि कार्टोग्राफिक, मानचित्र संबंधी आक्रामकता। मानचित्र संबंधी आक्रामकता यही होता है कि देश दूसरे देश के जमीन को, दूसरे देश के एरिया को अपने देश में दिखाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि मेंटली आप प्रेशर बनाते हैं, दुनिया को ये दिखाते हैं। अब कोई भी चाइना का मैप खोलेगा, उसमें अरुणाचल प्रदेश दिखा रहा है चाइना में, तो दुनिया की नजर में क्या है कि चाइना, अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है? चाइना का है। अब इंडिया नेपाल, पूरे नेपाल को ही इंडिया में दिखा दे तो
तो लगेगा कि पूरे दुनिया को अच्छा नेपाल लग रहा है कि स्टेट है। तो इस तरीके का जो भी होता है, जैसे इन्होंने अभी जो सियाचीन, अक्साई चाइना था, अक्साई चाइना ही है ना, अक्साई चाइना का जो पार्ट है वो किस में दिखाया है कि चाइना का पार्ट है। इंडिया भी क्लेम करता है, तो इसीलिए इंडिया इसका विरोध करता है। फिर हम गलवान में देखे थे, गलवान में तो सच में वो लोग एग्रेशन में बहुत ज्यादा जमीन की है, उसी को अभी हम लोग डिस्कलेट कर रहे हैं। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम द माइनिंग डिजास्टर एंड इन्फोर्स रेगुलेशन। तो रैट होल माइनिंग कल डिस्कस किया था, क्या है रैट होल माइनिंग? इलीगल माइनिंग है। उसमें क्या होता है, जो अभी जो केस है वो डीमा हसो, ये कहाँ पे है? डीमा हसो ट्राइबल एरिया है असम का। रैट होल माइनिंग में क्या होता है, कल मैंने बताया था किस तरीके से माइनिंग होता है। सुरंग के जैसे वो एक होल बनाएंगे और उसमें खड़ा होने का भी जगह नहीं होता, इसलिए वो होल बड़ा नहीं करते क्योंकि गिरने का डर होता है। तो छोटा सा ही खोदते हैं और उसके अंदर से वो कोयला निकालते रहते हैं, ठीक है। और वो इतना अंदर चला जाता है, 1000 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कि उसमें घुस तो जाते हैं, लेकिन एक एक सडनली कहीं से बारिश हुआ, पानी गिरा तो फंस गए, डेथ हो गया, या कोई गैस लीकेज हो गया। अब कोल माइन है, उसमें तो कई प्रकार के गैस होते हैं ना, एक जहरीली गैस का हो गया, या मानिए अंदर किसी तरीके का ये हो गया, एवलांचे हो गया। एवलांचे में क्या होता है, गिर जाता है उसकी सतह, तो ऐसे में डेथ हो जाती है। तो इसको मना करके रखा है, फिर भी इलीगली इसको करते हैं। तो वही हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से हर जगह का जहां पे भी आपका जो खनन हो रहा है, जो सरफेस माइनिंग होती है, अगर वो बंद हो गया तो आप उसको मुदवा दीजिए, या कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर तरीके से माइनिंग करा के ही बंद कीजिए कि कुछ कोयले ना बचे। कभी कभी होता है कि सरफेस माइनिंग हो गया नॉर्मल तरीके से, अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटा बहुत कहीं कोल कॉर्नर में बचा तो छोड़ के चले आते हैं, लेकिन गरीब आदमी वो देखा कि यहाँ पे कुछ कोल निकाला जा सकता है खोद के, तो सुरंग बना के घुस के निकालना चाहता है, उसी में मैक्सिमम डेथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज द एसेंस ऑफ फेयरनेस मस्ट ड्राइव द कैपिंग ऑफ द विजिटर्स टू द रिलीजियस साइट। अब रिलीजियस साइट पे ये है कि नंबर्स हम कितना भी है पहले मैनेजमेंट करना चाहिए था ना, कि जैसे आप अयोध्या का ही बात करें तो पर डे कितना फुटफॉल आ रहा है, वो गवर्नमेंट को एक तरीके से उनके पास डेटा होना चाहिए कि कितनी एंट्री हो रही है, कितना लोग जा रहे हैं, कितना लोग बाहर आ रहे हैं, या तिरुपति में ही कितना लोग आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसका डेटा नहीं लगता है, और जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा लोग अगर इकट्ठा हो जाए, तो भारत की पॉपुलेशन वैसे भी 140 करोड़ है, सोचिए। अब 140 करोड़ में अगर ½ % भी लोगों का मूड आ गया तो वो 70 लाख हो जाता है। 70 लाख देशों की आबादी होती है, ठीक है। यूपी की जितनी आबादी है 25 करोड़ ना, यूपी जो टॉप 5 में आता है पॉपुलेशन में दुनिया के, देश के जैसे स्टेट है, यूपी से ज्यादा बस पॉपुलेशन किसका है, एक तो खुद भारत का, दूसरा चाइना का, तीसरा किसका, यूएस का। यूएस का 35 लाख के आसपास, 35 करोड़ है। उसके बाद चौथे पे मुझे लगता है यूपी ही आ जाता है। आप सोचिए, यूपी चौथा है दुनिया का पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर क्राउड मैनेजमेंट नहीं होता है, डेटा नहीं होता है, तो दिक्कत होती है, ठीक है। आप कभी भी जाइएगा वहां पे एक दूसरे पे लोग इतने ज्यादा सफोकेशन के चांसेस होते हैं कि एक गिरा तो भगदड़ स्टार्ट हो जाती है, और भगदड़ का जो मौत होता है बहुत दर्दनाक होता है कि आपके ऊपर लोग चढ़ चढ़ के जाते हैं, आप चिल्ला रहे होते हैं, उतना टाइम नहीं होता है कि आप उठ पाए। आप जब तक उठेंगे तब तक 1000 पैर आपके ऊपर चढ़ गया रहेगा। दिस इज द केस। और इसमें खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत होते हैं, और उन्हीं को वो शौक भी होता है कि जाना है कुंभ नहाने, जाना है दर्शन करने, वही लोग ज्यादा जाएंगे और उन्हीं के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि वैकुंठ एकादशी था, जब अभी तिरुपति में भगदड़ हुई थी, वहां पे भी 8-10 लोग मरे हैं, ठीक है। तो सेम और द केस 8 जनवरी का केस है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी नहीं है कि कहाँ पे कब फुटफॉल है, कितने लोग एंट्री आएंगे, बाहर का गेट कौन सा होगा। वहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप देखिएगा कि कहीं पे भी रिलीजियस प्लेस पे जाइएगा, पहले ये गेट एग्जिट का बनाएंगे, फिर उनको दिमाग आएगा नहीं यहाँ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तुरंत वो दूसरा गेट खोलते हैं। तो दिस इज द थिंग, वो पहले से ही होना चाहिए कि जब इस लेवल से ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो हम कितने गेट लगाएंगे, कितने गेट की एंट्री होगी, किस तरीके से होगी, ऑल दिस थिंग शुड बी प्लान्ड। यही यहाँ पे बात हो रही है।
ओयो की जो पॉलिसी है उन्होंने बदला है, इससे ये कह रहे हैं कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसमें राइट टू फ्रीडम है। जैसे आप कोई समाज किस तरीके से सोचता है उस तरीके से आप हर एक इंसान पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि जब तक मैं क्राइम नहीं करूं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं खुद सोच सकता हूँ। जैसे होता है ना कि जो पर्सनल चॉइसेस है कि मुझे किसके साथ कैसे बिताना है वो मेरी चॉइस होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ मैं इलीगल काम कर रहा हूँ। लेकिन ये होता है कि कई समाज, मैक्सिमम समाज में होता है कि प्री मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए, कि जो भी एक मेल एंड एक फीमेल के बीच में रिलेशन होगा वो शादी के बाद ही होगा, ऐसा है मैक्सिमम, ऐसी मोरालिटी समझी जाती है। लेकिन होता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी का भी तो वैल्यू होना चाहिए, कि इंडिविजुअली हम चाहते हैं कि कोई हमारा पार्टनर हो जहाँ पे हम शादी के पहले भी जिंदगी जीना चाहते हैं। होता है ना कि शादी के बाद भी हम जीना चाहते हैं, वो तो पर्सनल होना चाहिए कि ना मैं किस लेवल का चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कई केसेज हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके का फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि समाज अपना जो थॉट है वो इम्पोज नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि वीमेंस को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये समाज का है ना, लेकिन वीमेंस का भी तो अपना एक फ्रीडम है। जब तक वो कुछ गलत नहीं कर रही तब तक आप एक तरीके से इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे इसी में आगे एक और न्यूज आर्टिकल है, यहाँ पे इन्होंने दिखा है कि जो अफगानिस्तान में अभी तालिबान का रूल था, तो एक बुक लिखा है अफगानिस्तान की ही कुछ महिलाओं ने, 12-13 महिलाओं ने, जो उन पे बीता था। तो उन्होंने ये रूल में लिखा कि जितने भी रूल्स हैं कहीं ना कहीं जो वीमेंस के खिलाफ ही लिखे जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो व्हील्स का जो पर्दा का उन्होंने कहा कि टोटली जो पर्दा जो ये बुर्का का रूल है वो एक तरीके से वीमेंस को हर तरीके से कंट्रोल करने का एक पुरुषों का तरीका था। जैसे उन्होंने इतना ही जगह छोड़ा था कि बस आंख से दिखे, और वो भी था कि वो आंख से कैसे वो देख रही है, कहाँ पे भी देख रही है, उनके पति देख सके, इसलिए इस तरीके से वो इतना ही छोड़ा जाता है। कि जैसे होता है ना केवल आंख दिखेगा तो आप इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कैसे पता चल जाएगा। तो वो भी इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वही इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल है, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिविजुअल जो चॉइस है कहीं ना कहीं समाज उसको कर्व करने की बात करता है। तो पहले ओयो फ्रीडम देता था, अभी कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उन्होंने जाके इस पे ओयो पे कहा कि आप ये जो जितने भी इस तरीके के रूल्स हैं उसको चेंज कीजिए। तो उन्होंने अभी ये छूट दिया है जो होटल वाले हैं कि आपको मन करे तो आप उनसे आइडेंटिटी कार्ड लीजिए, प्रूफ मंगवाइए या नहीं मंगवाइए, लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगाइए। हमारे लिए मेन चीज है यहाँ पे दो केसेस जहां सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। पहला है कि सफीन जहान वर्सेज अशोकन केएम केस 2020 का है, और दूसरा केस है नवतेज सिंह जौहर केस। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर दो पार्टनर है और विदाउट मैरिज भी अगर एक साथ रहते हैं तो वो कोई इलीगल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे अपना जजमेंट दिया है, तो कभी आपको लिखना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पे दिया है कि जो 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का काफी इंप्रूव हुआ है। पहला इंप्रूवमेंट ये है कि जो उनका टॉयलेट्स है एंड लाइब्रेरीज है, हैंड वॉश का एरिया है, वो इम्प्रूव हुआ है। पहले ये जो था अभी 80% के आसपास पहुंच गया है कि 80% स्कूल में आपको टॉयलेट प्रॉपर मिलेगा। पहले ये 50% से कम था, ठीक है, 49% के आसपास था, ये 45% के आसपास था समथिंग, ठीक है। दूसरी चीजें जो इम्प्रूव हुई हैं वो है कि कंप्यूटर्स जो स्कूल्स में हुआ करते थे, पहले ये 15% था, तो 10, अभी जो कंडीशन है वो 51% है। तो कभी भी एजुकेशन में जो इम्प्रूव हुआ है इस 10 सालों में मोदी जी के अंदर में, तो ये आप लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, और जो बेसिक चीजें थी कंप्यूटर्स और ये चीजें हैं ये इंक्रीज हुई हैं। ब्लड मनी का तो डिस्कस किया है कि ब्लड मनी क्या है, क्लियर है। ब्लड मनी ये केस इन्हीं की बेटी है, इनको इनका निमिषा प्रिया नाम है, इन्होंने मर्डर हुआ है। एमएनई नेशनल, यमन कहाँ पे है, व्हाट वेयर इज द यमन, अभी देखे ना हम लोग मैप में, उसमें यमन कहीं था। ओमान एंड अमन, मस्कट का नाम सुना है, मस्कट यमन में नहीं है, ओमान में है, यमन उसके बगल में है। एक बार दिखा दो, ये दिखा, ओमान कैपिटल मस्कट यहाँ पे है, यमन ये है। यमन का जो कैपिटल है साना है। इस समय बहुत न्यूज में था, हाउतीज एक रेबल ग्रुप है, उसको कुछ लोग आतंकवादी ग्रुप भी कह रहे हैं, उन्होंने कैप्चर किया है यमन को।
यमन का जो कैपिटल है कैप्चर है वो हौतीज है। हौतीज आर द सिया मुस्लिम्स, और उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो ईरान से मिल रहा है। क्लियर है ये चीजें? उनका बहुत अटैक यहाँ पे हो रहा था, खासकर ये जो बाब अल मंदाब यहाँ स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऐसा होता है कि पतला सा दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का एक पास होता है। ये पास दिख रहा है, बाब अल मंदाब, बहुत न्यूज में है, ये चीजें याद होनी चाहिए। बाब अल मंदाब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? गल्फ ऑफ एडेन और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्रॉस करके जाएगा इजराइल के पास। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज में था। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। आज का न्यूज थोड़ा जाके घर पे देखिएगा, थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो समझ में आएंगी आपको, ठीक है, और वो आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। जो निखिल गुप्ता, ये मैं कह रहा था, निखिल गुप्ता को पकड़ के ले गए हैं वो चेक रिपब्लिक से, और विकास यादव को का भी इसमें हाथ था। जो मर्डर का, पन्नू को मारने का प्लान था, इसमें ये दोनों लोगों पे वो केस चलाने की बात कर रहे हैं। तो विकास यादव एंड निखिल गुप्ता किस लिए न्यूज में है? पन्नू का केस है खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड, एंड यूएस का वो सिटीजनशिप है, ये आपको याद रखना है। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best.